हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द केमिस्ट्री क्लास। छात्रों, इसके पहले वीडियोस में मैंने आपको बताया था कि द्रव्य क्या होता है, द्रव्य की कितनी अवस्थाएं होती हैं, और इसके साथ साथ में मैंने ठोस का वर्गीकरण के परिप्रेक्ष्य में बताया था, जहां पर हमने डिस्कशन किया था क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमॉर्फस सॉलिड के बारे में। उस वीडियो में मैंने यहाँ लिंक भी आप लोगों को दे देंगे। उस वीडियो में हमने अच्छे से एमॉर्फस सॉलिड को विद एग्जांपल और क्रिस्टलाइन सॉलिड को डिस्कस किया था। तो मैंने ये भी कहा था कि हम नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने क्रिस्टलाइन सॉलिड का क्लासिफिकेशन लेके आएंगे, किंतु हम चाह रहे हैं कि एक बार फिर से आप अच्छे से समझ जाएं सॉलिड्स कितने प्रकार के होते हैं। तो हम इस चीज़ को समझाने के लिए आपके समक्ष एक व्यवस्थित क्लासिफिकेशन लेके आए हैं। आप जानते हो कि अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, तो सॉलिड आज क्लासिफाइड एज ए क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड एमॉर्फस सॉलिड, यानी कॉन्स्टिट्यूएंट यानी अवयवी कणों की व्यवस्था के आधार पर क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमॉर्फस सॉलिड में इनको वर्गीकृत किया गया है। अगर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का पैटर्न रेगुलर होता है तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं। अगर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का पैटर्न रेगुलर नहीं अर्थात इरेगुलर होता है तो वो एमॉर्फस सॉलिड्स होते हैं। एमॉर्फस सॉलिड्स प्रकृति में फिलहाल नेचर में क्रिस्टलाइन सॉलिड्स ज़्यादा पाए जाते हैं, एमॉर्फस सॉलिड्स कम होते हैं। लेकिन हम जो कपड़े पहन रहे हैं, प्लास्टिक है, ग्लास है, एमॉर्फस सिलिका है और वुड लकड़ी, ये सब मोस्टली एमॉर्फस सॉलिड में आते हैं। अब हम बात कर लेते हैं, क्योंकि इसके पहले ये सब चीज़ें हमने इसके प्रीवियस वीडियोस में मैंने डिस्कशन किया है कि एमॉर्फस सॉलिड्स क्या होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स क्या होते हैं, अच्छे से हमने एक्सप्लेन किया है, उसे आप देख सकते हो वहाँ से। अब हम फोकस करेंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड कितने प्रकार के होते हैं। और ये क्रिस्टलाइन सॉलिड्स मैंने ये भी बताया है कि इसमें क्या होता है, रेगुलर पैटर्न, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर अरेंज्ड इन द रेगुलर पैटर्न। सो such type of solids are also called the crystalline solid। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जो होते हैं उनमें विभिन्न प्रकार के इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होते हैं। अब इन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के आधार पर इन्हें पुनः 4 प्रकार के सॉलिडों में वर्गीकृत किया गया है। कौन से? मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, कोवैलेंट या नेटवर्क सॉलिड, आयनिक सॉलिड एंड मेटालिक सॉलिड। अब हम बात करते हैं मॉलिक्यूलर सॉलिड्स क्या होते हैं। यू आर थिंकिंग अबाउट व्हाट इज द मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। देखिए, मॉलिक्यूलर सॉलिड भी कई प्रकार के हैं। पहले समझ लीजिए मॉलिक्यूलर सॉलिड्स क्या होते हैं। वो सॉलिड्स जो मॉलिक्यूल से मिलकर के बने होते हैं और इन मॉलिक्यूल्स में वंडरवाल फोर्स होते हैं जो इनको नज़दीक लाते हैं, ठीक। और जिस कारण इन सॉलिडों को हम इनके विभिन्न प्रकार के फोर्सेस, वंडरवाल फोर्स, इनको हम 3 भागों में विभाजित करते हैं। नॉन पोलर मॉलिक्यूलर बॉन्ड्स सॉलिड्स, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स एंड हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। फिर से बता देते हैं मॉलिक्यूलर सॉलिड्स क्या होते हैं, अर्थात वो सॉलिड्स जो मॉलिक्यूल में वंडरवाल फोर्स लगने के कारण क्रिस्टलाइन स्टेज में आते हैं तो मॉलिक्यूलर सॉलिड्स कहलाते हैं। नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स क्या होते हैं, हम बात इस पर पहले कर लेते हैं, फिर इन सब चीज़ों को एक तरफ से अच्छे से चलेंगे। देखिए, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स वो होते हैं, देखो मॉलिक्यूल समझिए पहले, 2 या 2 से समान या भिन्न प्रकार के एटमों यानी तत्वों से मिलकर के बने होते हैं, ठीक। अगर कोई भी पदार्थ, और पोलैरिटी डिपेंड किस पर करती है, नेट डाइपोल मोमेंट पर मॉलिक्यूल की। अगर कोई मॉलिक्यूल 2 ही एटमों से मिलकर के बना है या 2 ही तत्वों से मिलकर के बना है, सच एज हाइड्रोजन, Cl2, ऐसे बहुत से हैं, एग्जाम्पल के तौर पर बता दे रहे हैं, ठीक। हाइड्रोजन Cl2 प्लस ऐसे मॉलिक्यूल जो सिमेट्रिकल हैं, विभिन्न प्रकार के मॉलिक्यूल, जैसे CCl4, BCl3, ये सिमेट्रिकल हैं, तो नेट डाइपोल मोमेंट जो होता है
वो जीरो होता है। ऐसे मॉलिक्यूल जिनका नेट डाइपोल मोमेंट जीरो होता है उन्हें हम कहते हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, और वो क्रिस्टलाइज स्टेज में होंगे तो हम उन्हें कहेंगे नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। समझ रहे कि नहीं? तो इनके बीच वीक वंडरवाल फोर्सेस होते हैं जो उन्हें सॉलिड अवस्था में लाने की कोशिश करते हैं, और ये मॉलिक्यूल्स का मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है। ठीक, अब हम बात कर लेते हैं पोलर मॉलिक्यूल्स के बारे में। पोलर मॉलिक्यूल्स वो होते हैं जिनमें नेट डाइपोल मोमेंट जीरो ना हो, कुछ तो कुछ होता हो। तो ऐसे मॉलिक्यूलों के बीच डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन कार्य करता है। ठीक, ये भी एक वंडरवाल फोर्स है। ठीक, और वो इसमें लंदन फोर्स मोस्टली कार्य करता है। डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होता है। अब होता ये पोलर मॉलिक्यूल्स जान गए हो कि जिनमें नेट डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं होता, और बनते कब हैं? ये उस अवस्था में बनते हैं मोस्टली जब दो डिफरेंट, अगर दो मॉलिक्यूल्स, दो एलिमेंट्स आपस में मिल करके बन रहे हैं, अगर दो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं कोई यौगिक बनने में, तो जैसे सपोज हम यहाँ उदाहरण ले रहे हैं HCl, SO2, इन सब में डाइपोल मोमेंट शून्य नहीं है। फिलहाल हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स भी एक प्रकार के पोलर सॉलिड्स ही होते हैं, उनमें भी डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन वर्क कार्य करता है, और यह मॉलिक्यूल्स इस प्रकार के हम इन्हें कहते हैं पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, अर्थात इनमें का नेट डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं होता और इनमें डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन कार्य करता है, और इन मॉलिक्यूलों का मेल्टिंग पॉइंट इनकी अपेक्षा ज़्यादा होता है, ध्यान रखिएगा। अब बात कर लेते हैं हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर्स और हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। ये वो मॉलिक्यूलर सॉलिड्स होते हैं जिनमें कोई भी हाइड्रोजन स्ट्रांग इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स के साथ जुड़ा होता है, जैसे फ्लोरीन के साथ जुड़ा हो, क्लोरीन, नाइट्रोजन व ऑक्सीजन। इन तत्वों के साथ जब हाइड्रोजन जुड़ा होता है तो ये तत्वों के बीच हाइड्रोजन पर आंशिक, जैसे मैं सपोज यहाँ पे उदाहरण दे कर समझता हूँ, जैसे जल की बात कर लेते हैं, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन की ज़्यादा होने के कारण इसके इलेक्ट्रॉन कुछ शेयर इधर चले जाते हैं, तो इस पर आंशिक ऋणावेश और इस पर आंशिक धनावेश आ जाता है हाइड्रोजन पर। तो इस प्रकार नेक्स्ट जो मान लीजिए हाइड्रोजन है, इसमें भी सेम कंडीशन होती है, इस पर भी आंशिक धनावेश है, इस पर आंशिक ऋणावेश और इस पर आंशिक धनात्मक चार्ज होता है। इसके बीच एक इंटरेक्शन कार्य करने लगता है, यानी एक एट्रैक्टिव फोर्स कार्य करता है, जिसे हम हाइड्रोजन बॉन्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनमें क्लोरीन, फ्लोरीन, नाइट्रोजन व ऑक्सीजन से कोई हाइड्रोजन बॉन्ड जुड़ा होता है तो वो बॉन्ड बहुत पोलर होता है, और उस हाइड्रोजन पर आंशिक धनावेश और इलेक्ट्रोनेगेटिव पर आंशिक ऋणावेश होता है। जब वो नेक्स्ट मॉलिक्यूल इसका हाइड्रोजन उसके इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के बीच एक एट्रैक्टिव फोर्स अनुभव करता है या लगता है, उस एट्रैक्टिव फोर्स को कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ऐसे सॉलिड्स जिनमें हाइड्रोजन बॉन्ड पाए जाते हैं उन्हें हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स कहते हैं। और सबसे अच्छा उदाहरण है प्रकृति का जल, H2O। तो हम इसको मिटा दे रहे हैं, समझ गए होंगे। और उसके उदाहरण हैं जल, जैसे सबसे बड़ा उदाहरण है जल और अमोनिया। बहुत से उदाहरण हैं हम दे सकते हैं। ये तुम्हारे हो गए मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, अर्थात वो सॉलिड्स जो मॉलिक्यूल से मिलकर के बने होते हैं। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कोवलेंट व नेटवर्क सॉलिड की, कि कोवलेंट और नेटवर्क सॉलिड क्या है। वर्ड से ही काफ़ी कुछ महसूस हो रहा है, अर्थात ये मॉलिक्यूलर सॉलिड्स ऐसे होते हैं जिनके बीच कोवलेंट बॉन्ड होता है, और ये एक इन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकलों के बीच यही कोवलेंट बॉन्ड ही वर्क करता है। यहाँ पर कोई ऐसा अट्रैक्टिव फोर्स नहीं होता, वंडरवाल फोर्स नहीं होता, ना आयनिक फोर्स होता है। यहाँ पर स्ट्रांग आपस में ही सिंगल बॉन्ड से सभी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जुड़े होते हैं, और ये एक लंबी श्रृंखला सिंगल बॉन्ड की बन जाती है। कभी कभी डबल बॉन्ड भी हो सकते हैं, जैसे ग्रेफाइट की उदाहरण करेंगे। तो ये एक
नेटवर्क बन जाता है। जैसे हम बात कर लेते हैं किसकी, डायमंड की। डायमंड है, ग्रेफाइट है, एल्युमिनियम नाइट्राइट्स है, ठीक, बोरान नाइट्राइट्स है, बहुत से ऐसे हैं कंपाउंड्स। और सिलिका क्वार्ट्ज, सिलिका है, डायमंड्स है, ठीक, हम बताया है, ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट है, इस प्रकार की। अब होता क्या है, जैसे मान लो सिलिका की ही बात कर लेते हैं, यहीं पर हम इसके सिलिका की स्ट्रक्चर बना देते हैं। तो सिलिका टेट्राहाइड्रली आपस में लगातार कांस्टिट्यूएंट, जैसे सपोज यहाँ पर ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन है, फिर यहाँ पर SI है, फिर ऑक्सीजन है, फिर यहाँ SI है, और इस प्रकार ये SI इससे जुड़ा हुआ है, और ये आगे फिर यहाँ पर SI है, और ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, इस तरह से एक कंटिन्यूएशन, एक जाल जैसा बन जाता है, एक नेटवर्क जैसा बन जाता है। तो ऐसे सॉलिड्स क्या कहता है, कोवेलेंट या नेटवर्क सॉलिड कहलाते हैं। डायमंड की बात कर लीजिए, डायमंड में क्या होता है, डायमंड में क्या होता है कि यहाँ पर सभी कार्बन पार्टिकल्स, एक मतलब कार्बन एटम्स आपस में टेट्राहाइड्रली जुड़े रहते हैं। इस तरीके से और लगातार कंटिन्यूएशन टेट्राहाइड्रल अरेंजमेंट डायमंड जुड़े थे। और डायमंड पृथ्वी पर पाया जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ है। अब सोच रहे होगे सर डायमंड यौगिक है या तत्व है, तो डायमंड तत्व है। ध्यान रखिए, समान प्रकार के परमाणुओं से बना हुआ कोई भी पदार्थ तत्व ही कहलाता है, यौगिक नहीं कहलाता। तो डायमंड एंड ग्रेफाइट ये यौगिक है, विभिन्न प्रकार के। डायमंड एंड ग्रेफाइट बोथ आर द एलिमेंट्स, नॉट एज ए कंपाउंड। ओके, यू आर अंडरस्टैंड। सो इस प्रकार के अर्थात ऐसे सॉलिड्स जिनमें कोवेलेंट बॉन्ड पाया जाता है कांस्टिट्यूएंट पार्टिकलों के बीच में या कांस्टिट्यूएंट एटमों के बीच में, और ये एक प्रकार का जाल बन जाता है लगातार अल्टरनेट। हम कह सकते हैं ये पॉलीमेरिक स्टेज में पाए जाते हैं, ठीक। तो ऐसे सॉलिड्स को कहा जाता है कोवेलेंट व नेटवर्क सॉलिड्स, ठीक। अब बात कर लेते हैं हम आयनिक सॉलिड्स की, कि आयनिक सॉलिड्स क्या होता है। हम इसे मिटा रहे हैं, समझने के तौर पर समझ लीजिए। हम बात कर लेते हैं आयनिक सॉलिड्स की। ये सॉलिड्स क्या होते हैं, आप नमक खा रहे हो पर डे, सभी स्टूडेंट्स घर में खाना बनता होगा, निश्चित तौर पर नमक से लेते हो। नमक क्या होता है, NaCl। हम उदाहरण ले लेते हैं, जितने भी आयनिक, नमक मीठा सोडा खाते हो, खानों में बनता है NaCl। पहले उदाहरण दे, NaH बाइकार्बोनेट CO3। अब बहुत से जितने भी साल्ट हैं, KCl, पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम नाइट्रेट, बहुत प्रकार के साल्ट्स हैं। सोडियम नाइट्राइट, ठीक, बहुत से ऐसे। ये क्या होते हैं, आयनिक सॉलिड्स क्यों कहते हैं। अभी आयनिक बॉन्ड के बारे में हमने आप लोगों को पढ़ाया होगा। अर्थात ये सॉलिड्स जो है अपोजिट आयनों, इनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होते हैं, आयन्स होते हैं। अपोजिट आयनों के अट्रैक्टिव फोर्स के कारण बने होते हैं। अर्थात इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन आयनों के बीच। जैसे सोडियम की बात करेंगे तो सोडियम को वैज्ञानिकों ने इस तरीके से लिखने के लिए नहीं कहा, सदैव कहा है सोडियम को इस तरीके लिखा जाना चाहिए साथ में, क्योंकि इसमें अपोजिट आयन चार्ज एक ही साथ में दोनों होते हैं। और यह अगर हम बात करें तो यहाँ पर अपोजिट सोडियम और Cl आयन, इनके बीच एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क करता है, जिसे हिंदी में बोलते हैं विद्युत आकर्षण बल कार्य करता है। और इस आकर्षण बल के कारण जब हम किसी सॉल्वेंट या पोलर सॉल्वेंट में डिजॉल्व करते हैं तो ये विखंडित हो जाते हैं और ये आयनों में टूट जाते हैं। या हम इन्हें अधिक हीट कर दें कि मेल्ट हो जाएं, तो उस अवस्था आयन तो उपकरणों में ही पाए जाते हैं, लेकिन आयन अगर मूवमेंट नहीं करेंगे, ठीक, तो कंडक्टिविटी ये नहीं दिखाते, इनमें कंडक्टिविटी। इसलिए सॉलिड स्टेट में सभी क्रिस्टल्स इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी शो नहीं करते, किंतु अगर इन्हें मेल्ट कर दिया जाए या इन्हें किसी पोलर सॉल्वेंट में डिजॉल्व कर दिया जाए जहाँ पर इसके आयन सेपरेट हो जाएं, तो ये हायर इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस शो करते हैं।
ठीक, समझ पाए कि नहीं। तो ये इस प्रकार के ये मॉलिक्यूल होता है, अर्थात ऐसे सॉलिड्स जो आयनों से मिलकर के बने होते हैं उन्हें हम कहते हैं आयनिक सॉलिड्स। ठीक, ओके। अब इसमें कोई कंफ्यूजन आप लोगों के पास नहीं है। अब बात करते हैं मेटेलिक सॉलिड्स क्या होते हैं। मेटालिक सॉलिड्स, आप विभिन्न प्रकार के बर्तन देख रहे हैं जो एलॉयस होते हैं, मिश्र धातु होते हैं। आप घर में लोहे की रॉड ले आते हैं, एल्युमिनियम के बर्तन देखे होंगे। तो जितने भी मेटल्स होते हैं, मेटल्स होते क्या हैं? मेटल्स में समझ लीजिए कि जैसे आप समुद्र है, ठीक, समुद्र में जल को इलेक्ट्रॉन मान लीजिए और उसमें मछलियों को आप उनके कैटायन मान लीजिए, उनके मेटल्स का धनात्मक। तो एक जैसे मान लीजिए हम आयरन की बात कर लेते हैं यहाँ पर, इफी मेटल्स की, आयरन तत्व की। तो होता ये मेटलिक बॉन्ड होता क्या है? मेटलिक बॉन्ड जिनमें पाया जाता है उन सॉलिडों को हम मेटेलिक सॉलिड्स कहते हैं। और ये मेटल मोस्टली रियल में मेटल्स और एलॉयस, जो मेटल्स के एलॉय होते हैं यानी मिश्र धातुएं जो होती हैं, उनमें इस प्रकार का बॉन्ड पाया जाता है। होता क्या है, अब यह जब बहुत से मेटल्स एक साथ में होते हैं अपने इलेक्ट्रॉन त्याग देते हैं और इलेक्ट्रॉनों का एक समुद्र बन जाता है। ठीक, ये सब इलेक्ट्रॉन है, सपोज ये सभी इलेक्ट्रॉन है और इस इलेक्ट्रॉन में, और इसको जरूरी नहीं है, हो सकता है आयरन, इसमें आयरन धनात्मक के रूप में, ऐसे धनात्मक के एक एक त्यागता है, कितने त्यागता है? धनात्मक के रूप में, Fe पॉजिटिव। तो इस प्रकार ये समुद्र, जैसे इलेक्ट्रॉन का एक समुद्र हो, अपोजिट इलेक्ट्रॉन अपोजिट चार्ज होता है, अपोजिट आवेशों को भी सदैव इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कार्य करता है। तो इस प्रकार इलेक्ट्रॉनों और धनायनों के बीच एक एट्रैक्टिव फोर्स के कारण यह जो होते हैं मेटलिक बॉन्ड इसे ही कहा जाता है। और ये एट्रैक्टिव फोर्स होता है इलेक्ट्रॉनों और इसके धनायनों के बीच। और ये धातुओं और मिश्र धातुओं में इस प्रकार का बॉन्ड पाया जाता है। तो इसे हम मेटेलिक सॉलिड्स कहते हैं। सीधे सीधे कहते हो कि ये मेटल ही होते हैं, ठीक, मेटेलिक सॉलिड कहलाते हैं। और ये हायर कंडक्टिविटी शो करते हैं। क्या होते हैं? हायर कंडक्टिविटी शो करते हैं, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, थर्मल, दोनों प्रकार की कंडक्टिविटी शो करते हैं। कारण ये होता है कि मोबाइल इलेक्ट्रॉन होते हैं या मोबाइल में घूमने वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं, जब भी हम इन्हें इलेक्ट्रिक करंट देते हैं ये बहुत जल्दी तीव्रता से एक स्थान से दूसरे स्थान मूवल कर जाते हैं और अपना क्विकली इलेक्ट्रिकल करंट हमें महसूस हो जाता है। और इतने फास्ट मूवमेंट होता है कि आप इसे मेजर कर सकते हैं लेकिन नहीं कर सकते हैं। समझ लीजिए कितना फास्ट होता है, बहुत जल्दी मूवमेंट करते हैं काट के। तो ये मेटेलिक सॉल्ट्स होते हैं। ये सभी प्रकार के मेटल्स और मिश्र धातुओं में पाया जाता है, चाहे जिस प्रकार के हों। तो ये मेटेलिक सॉल्ट। अब छात्रों एक चीज़ मैं तुमको बता दूं, ये आप समझ गए कि फिर से मैं बता देता हूं, अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स द सॉलिड एज क्लासिफाइड एज द क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड अमॉर्फस सॉलिड। अगर रेगुलर पैटर्न नहीं है यानी इरेगुलर पैटर्न है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का, तो अमॉर्फस सॉलिड्स कहलाएंगे। और रेगुलर पैटर्न है अगर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का, तो क्या है, कहलाए क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड चार प्रकार के होते हैं। मॉलिक्यूलर सॉलिड, मॉलिक्यूलर सॉलिड तीन प्रकार के होते हैं, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, ठीक। फिर कोवेलेंट और नेटवर्क सॉलिड, आयनिक सॉलिड एंड मेटालिक सॉलिड। इन चारों प्रकार के सॉलिडों को हमने अच्छे से समझाया है आपको, मुझे पूरा विश्वास समझ में आ गया होगा। लेकिन अब क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स में एक चीज़ आपको और बता देता हूँ जो महत्वपूर्ण है, खासकर बच्चे जो और इसके साथ साथ में नीट की तैयारी करते हैं तो कभी कभी कॉमन प्रश्न आ जाते हैं इस प्रकार के। तो इनसे संबंधित काफ़ी प्रश्न पूछ दिए जाते हैं कि आप बताइए कि उसमें से मॉलिक्यूलर सॉलिड्स क्या है। उदाहरण दे दिए जाते हैं कि या उदाहरण दिया होगा कहीं उसमें लिखा होगा कोवेलेंट सॉलिड या क्या है, नेटवर्क सॉलिड क्या है। तो ऐसे प्रश्न आते हैं। ये तो रहा अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स। अब यहाँ पर हिंट के तौर पर यह बता देता हूँ कि सॉलिड्स को कौन बैंड थ्योरी यानी इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस के आधार पर सॉलिडों को भी तीन कैटेगरी में बांटा गया है। वो हम यहाँ नहीं दिखा रहे हैं लेकिन आपको हिंट के तौर पर बता दे रहा हूँ। क्या, फिर से सुन लीजिए, यानी बैंड थ्योरी के आधार पर या इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस के आधार पर सॉलिडों को तीन कैटेगरी में डिवाइड किया गया। क्या है? इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर एंड कंडक्टर। और इनमें कंडक्शन बॉन्ड वैलेंस बॉन्ड होता है, दो बैंड होते हैं। अगर कंडक्शन बॉन्ड और वैलेंस बॉन्ड के बीच में गैप कम होता है या ओवरलैप करते हैं तो ये इस प्रकार के कंडक्टर कहलाते हैं। और ये मेटल्स मोस्टली कंडक्टर का कार्य करते हैं, ठीक, ये कंडक्टर्स होते हैं। सेमीकंडक्टर क्या होता है? जब कंडक्शन बॉन्ड और वैलेंस बॉन्ड के बीच का गैप मेटल यानी कंडक्टर की अपेक्षा कुछ ज़्यादा होता है तो इलेक्ट्रॉन मूवमेंट करने में थोड़ा कठिनाई होती है और ये
इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस में ज़्यादा होता है और यहाँ पर इलेक्ट्रिकल फ्लो स्लो हो जाता है, तो ये सेमीकंडक्टर की तरह कार्य करने लगते हैं। अब बात करते हैं इंसुलेटर, जिसमें कंडक्शन बांड और वैलेंस बांड के बीच में बहुत अधिक गैप हो जाता है, तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट इम्पॉसिबल हो जाता है और यह इलेक्ट्रिकली स्ट्रांग रेजिस्टेंस शो करते हैं और इस प्रकार यह इलेक्ट्रिक फ्लो इसमें दिखता नहीं है। अर्थात ये इंसुलेटर होते हैं, विद्युत के भी और थर्मल दोनों प्रकार, अर्थात इलेक्ट्रिकल और थर्मल दोनों प्रकार के ये जो है इंसुलेटर होते हैं, इनमें फ्लो नहीं होता है करंट। तो इंसुलेटर वुड आप देख रहे हो, वुड है, प्लास्टिक है, ये सब इंसुलेटर्स होते हैं। सेमीकंडक्टर मोस्टली सिलिकॉन्स, जर्मेनियम सिलिकंडक्टर होते हैं। ये भी दो प्रकार के, सेमीकंडक्टर भी दो प्रकार के होते हैं, एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव। एक्सटेंसिव मतलब होता है जिसमें कुछ इम्प्योरिटी मिला दी जाए, ठीक, समझ गए कि नहीं, और जिसमें प्योर होता है वो इंटेंसिव सेमीकंडक्टर कहते हैं, वो सिलिकॉन जर्मेनियम के होते हैं। अगर इनमें कोई चीज़ इम्प्योरिटी मिला दी जाए, ठीक, जैसे नाइट्रोजन फैमिली की या बोरान नाइट्रोजन फैमिली की, अगर इसमें इम्प्योरिटी डाली जाए, नाइट्रोजन फैमिली का कोई तत्व डाला जाता है, तो वो एन टाइप के सेमीकंडक्टर कहलाते हैं। अगर बोरान फैमिली के कोई तत्व इसमें मिलाए जाते हैं तो पी टाइप के सेमीकंडक्टर कहलाते हैं। इतना हिंट के तौर पर बता देता हूँ। तो ये आज हमारा लेक्चर आप लोगों को समाप्त होता है।